नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर जनरल स्टडीज से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो आज का हमारा लेक्चर यूरोप कॉन्टिनेंट से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम यूरोप कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सेंट्रल या किसी स्टेट सर्विस एग्जाम की, जहाँ पे भी आपके जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या स्टैटिक्स जी के आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को इवेलुएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप बाय लैंड एरिया, कि भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास यूरोप कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े कंट्री की, जो कि हमें लैंड वाइज सबसे बड़ा कंट्री जो हमें यूरोप कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाता है, तो वह आपको देखने को मिल जाएगा रशिया। कि रशिया रशिया कॉन्टिनेंट या रशिया कंट्री हमें ऐसी देखने को मिल जाती है जिसका विस्तार आपको एशिया और आपको यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट में आपको ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री रशिया देखने को मिल जाती है। तो रशिया रशिया का यूरोपियन पार्ट आपको यूरोप कंट्री में सबसे बड़ा लैंड एरिया वाइज आपको पार्ट देखने को मिल जाएगा। जो रूस का यूरोपीय भाग है, जिसमें कि आपके यूराल पर्वत के जो आपके वेस्टर्न साइड वाला एरिया, जिसका एरिया जो आपके पास, तो इसका एरिया हमें 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमें रशिया का एरिया देखने को मिल जाता है। और रशिया विश्व का सबसे बड़ा हमारे पास हमें सबसे बड़ी कंट्री के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच यूरोपियन रिवर इज द लॉन्गेस्ट, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो अगर बात की जाए यूरोप की हमें सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर देखने को मिल जाती है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगी वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर आपको यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की आपको सबसे लॉन्गेस्ट रिवर देखने को मिल जाती है, जिसकी लेंथ आपको 3530 आपको किलोमीटर देखने को मिल जाएगी। तो यूरोप की हमें वोल्गा रिवर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर देखने को मिल जाती है, जिसकी लेंथ आपको 3530 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है। और बात की जाए वोल्गा रिवर, तो यह रिवर आपके रशिया में कैस्पियन सागर में अपना वाटर ड्रेन करती है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में कौन से देश शामिल है। द स्कैंडिनेवियाई पेनिनसुला कंप्राइजेस ऑफ विच कंट्रीज। तो अगर बात की जाए हमारे पास स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला की, तो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में हमारे पास हमें नॉर्डिक कंट्री की या नॉर्डिक देशों की हमें कंट्रीज देखने को मिल जाती है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा सबसे पहले नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो आपको नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये हमें फिनलैंड का जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये आपको स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला का हिस्सा देखने को मिल जाएगी। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आपके नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आपको याद रखना है। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन यूरोप, यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो अगर बात की जाए हमारे पास यूरोप की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस हमें काकेशस रेंज है, काकेशस रेंज जो कि हमारे पास रशिया की हमें जो कि इंपॉर्टेंट रेंज देखने को मिल जाती है। तो माउंट एल्ब्रुस उसका हमें हाईएस्ट पॉइंट देखने को मिल जाएगा। बात की जाए माउंट एल्ब्रुस की, तो इसकी हाइट हमें 5642 मीटर अबव सी लेवल देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ हमें यह यूरोप की हमें सबसे हाईएस्ट पीक देखने को मिल जाती है। बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो अदर ऑप्शन में आपको माउंट ब्लैंक दिया गया है। माउंट ब्लैंक आपको एल्प्स की सबसे ऊंची पर्वत चोटी देखने को मिल जाएगी। बात की जाए इसकी हमारे पास हाइट की, इसकी हमारे पास जो माउंट ब्लैंक की हमारे पास हमें हाइट देखने को मिल जाती है, ये आपको 4810 मीटर देखने को मिल जाती है। तो बात की जाए हमारे पास यूरोप की सबसे ऊंची चोटी की, तो आपको माउंट एल्ब्रुस देखने को मिल जाएगी। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द आयरन कर्टेन सिंबलाइज द डिवीजन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर बिटवीन, कि जो आयरन कर्टन शीत युद्ध के दौरान किस विभाजन का प्रतीक था। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो आयरन कर्टन हमारे पास टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ये यूज होती है आपके वेस्टर्न, जिसमें कि आपके वेस्टर्न एक साइड आपको वेस्टर्न नाटो देखने को मिल जाएगा और एक साइड आपको ईस्टर्न, जबकि आपको ईस्टर्न यूरोप का जो कि वार्सो पैक्ट से जुड़े थे, तो एक साइड आपको आयरन कर्टन में आपको एक साइड वेस्टर्न कंट्रीज देखने को मिल जाएगी और दूसरी साइड आपको ईस्टर्न यूरोप देखने को मिल जाएगा। बात की जाए हमारे पास
1946 का। 1946 में जो है चर्चिल द्वारा जो है आयरन कर्टन जो है वर्ड का यूज़ किया गया था, जो कि आपके बर्लिन दीवार को बताता था। बर्लिन दीवार से इसका मतलब है कि एक तरफ इसमें जो कंट्रीज थी वो जो है नाटो पैक्ट से जुड़ी थी, और सेकंड कंट्रीज इसमें वार्सो पैक्ट से जुड़ी थी। और नाटो कंट्रीज में आपको मेनली वेस्टर्न ब्लॉक देखने को मिल जाते थे, और आपको वार्सो पैक्ट में आपको ईस्टर्न यूरोप के पार्ट देखने को मिल जाते थे। और बात की जाए बर्लिन दीवार की, तो बर्लिन की जो आपको वॉल है, इसका फॉल हमें 1989 में होता हुआ देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच यूरोपियन लेक इज द लार्जेस्ट बाय सरफेस एरिया, किस तह क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास लार्जेस्ट सरफेस एरिया वाइज लेक जो कि आपको यूरोप कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाती है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगी लडोगा लेक। लेक लडोगा जो कि आपको रशिया की लेक देखने को मिल जाती है, जिसका कि आपको एरिया जो है आपको 17,700 स्क्वायर किलोमीटर इसका आपको एरिया देखने को मिल जाएगा। और ये आपको जो है रशिया की जो आपको लडोगा लेक है, ये आपकी यूरोप की सबसे बड़ी सरफेस एरिया के हिसाब से हमें सबसे बड़ी लेक जो है ये देखने को मिल जाती है। और ये आपको यूरोप की सबसे बड़ी जो कि आपको फ्रेश वाटर लेक देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द ट्रीटी ऑफ रोम 1957 एस्टेब्लिश विच ऑर्गेनाइजेशन, कि रोम की संधि जो कि हमें 1957 में 1957 में देखने को मिलती है, ने कौन से संगठन को स्थापित किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जिसकी स्थापना हमें ट्रीटी ऑफ रोम 1957 के बाद होती हुई देखने को मिलती है, तो वह आपको देखने को मिल जाएगी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो यूरोपियन इकोनॉमिक जो कम्युनिटी है, जिसे कि ईईसी नाम से भी जाना जाता है, तो यूरोपियन आर्थिक समुदाय का विकास जो है हमें ये ट्रीटी ऑफ रोम जो कि 1957 में हुई थी, इसके बाद हमें देखने को मिल जाती है। बात की जाए आपके पास जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थी, इसमें हमें जो 6 देश मेनली आपको 6 कंट्रीज इसमें देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपकी जो इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाएगी बेल्जियम। देखिए बेल्जियम इसमें आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगी। फ्रांस आपको देखने को मिल जाएगा, इसके साथ आपको जर्मनी। तो जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस आपको जो है रोम ट्रीटी के जो है फाउंडर मेंबर जो है देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की जिसकी वजह से हमें स्थापना देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच यूरोपियन कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक, कि कौन सा यूरोप का देश जो है 1000 झीलों की भूमि के रूप में कहा जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी यूरोपियन कंट्री की जिसे कि लैंड ऑफ 1000 लेक्स नाम से भी जाना जाता है, तो वह आपको देखने को मिल जाएगी फिनलैंड। फिनलैंड को जो है फिनलैंड में कहा जाता है कि 1,87,000 देखिए 1,87,000 से ज़्यादा आपको यहाँ पे लेक्स देखने को मिल जाती है। बात की जाए जिसमें आपको जो है जैसे आपको साइमा लेक आपको फिनलैंड की इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगी। इसी तरह आपको जो है फिनलैंड में आपको 1,87,000 से ज़्यादा जो है लेक्स देखने को मिल जाती है। इसी कारण जो है लैंड ऑफ 1000 लेक्स नाम से जो है फिनलैंड को जाना जाता है, और फिनलैंड हमें यूरोपियन कंट्री के रूप में देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द बाल्कन पेनिसुला इज बाउंडेड बाय विच सीज, कि जो बाल्कन प्रायद्वीप है किन सागरों से घिरा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बाल्कन कंट्रीज की या बाल्कन पेनिसुला की, बाल्कन पेनिसुला जो हमें घिरा देखने को मिल जाता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि एड्रियाटिक सी इसके एक साइड पे हमें देखने को मिल जाएगा, आयनियन सी हमें देखने को मिल जाएगा, एजियन सी एंड ब्लैक सी। तो बाल्कन पेनिसुला जो है हमें एड्रियाटिक सी, आयनियन सी, ब्लैक सी और जो है ब्लैक सी और एजियन सी से जो है सराउंडेड देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए हमारे पास बाल्कन कंट्रीज में आपको देखने को मिल जाएगी, जो बाल्कन कंट्रीज है इसमें आपको सर्बिया देखने को मिल जाता है, आपको ग्रीस देखने को मिल जाएगा, इसके बुल्गारिया आपको देखने को मिल जाएगा। इसी कारण जो है बाल्कन कंट्रीज को जो है पाउडर किंग ऑफ द यूरोप भी जो है कहा जाता है। तो बाल्कन पेनिसुला के जो आसपास हमें जो है लैंड जो वाटर जो एरिया देखने को मिल जाती है, उसमें आपको एड्रियाटिक सी, आयनियन सी, एजियन सी और ब्लैक सी जो है देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन यूरोप बाय एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा है।
तो अगर बात की जाए हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री की, जो कि हमें यूरोप कॉन्टिनेंट की लैंड एरिया वाइज हमें सबसे छोटी कंट्री की तो वह हमें देखने को मिल जाती है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो कि हमें रोम में देखने को मिल जाती है। तो वेटिकन सिटी का जो हमें एरिया है वो आपको 0.44 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ जो वेटिकन सिटी है ये आपको यूरोप का सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री जो है लैंड एरिया वाइज देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए वेटिकन सिटी की, तो वेटिकन सिटी को जो है आपके पोप का जो है इसी रेजिडेंस माना जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द पेरेनीज माउंटेन फॉर्म द नेचुरल बॉर्डर बिटवीन विच कंट्री, कि जो पेरेनीज पर्वत है किन देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास पेरेनीज माउंटेन की, पेरेनीज माउंटेन जो है ये आपके बॉर्डर लाइन का काम करते हैं आपके फ्रांस और स्पेन के बीच। तो पेरेनीज माउंटेन जो है आपकी फ्रांस और स्पेन का बॉर्डर बनाने वाले, नेचुरल बॉर्डर बनाने वाले हमें जो है ये माउंटेन देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए पेरेनीज माउंटेन की, तो पेरेनीज माउंटेन की जो हमें लेंथ है ये आपको 430 किलोमीटर जो है देखने को मिल जाती है, जिसमें कि अब जो कि आपकी फ्रांस को स्पेन से अलग करने वाली हमें यह माउंटेन रेंज देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन इज लोकेटेड इन विच सिटी, कि जो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है ये किस देश में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर बात की जाए हमारे पास यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है ब्रुसेल्स में। तो ब्रुसेल्स में जो आपको यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच यूरोपियन स्टेट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया, कि कौन सी यूरोपीय जल डमरू मध्य जो है यूरोप को एशिया से अलग करती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी स्टेट की जो कि आपको यूरोप से एशिया को सेपरेट करने वाली हमें स्टेट देखने को मिल जाती है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगी बॉस्फोरस स्टेट। तो बॉस्फोरस स्टेट जो कि हमें टर्की में देखने को मिल जाती है। तो बॉस्फोरस स्टेट आपको यूरोपियन कंट्री आपको टर्की में देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके इस्तांबुल को जो है दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये आपको यूरोप और एशिया के बीच की जो है आपको ये स्टेट देखने को मिल जाएगी। तो आपको बॉस्फोरस स्टेट जो है यूरोप को एशिया से सेपरेट करने वाली हमें स्टेट देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी टर्की कंट्री में हमारे पास हमें देखने को मिलेगी। आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच यूरोपियन कंट्री हैज मोस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कि कौन सा यूरोपीय देश जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सबसे ज़्यादा संख्या के लिए जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी यूरोपियन कंट्री की जिसके पास आपको मोस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलेगी, तो वह आपको देखने को मिल जाता है इटली। इटली के पास आपको जो है प्रेजेंट टाइम में आपको 60 से ज़्यादा आपको यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको जो आपने सुना होगा वेनिस आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें फेमस कोलोजियम आपको देखने को मिल जाएगा। कोलोजियम हो गया, वेनिस हो गया, इस तरह से आपको इटली जो है, इटली आपको हाईएस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज वाला आपको यूरोपियन कंट्री देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द नॉर्डिक कंट्रीज इंक्लूड एक्सेप्ट, कि जो नॉर्डिक देशों में निम्न को छोड़कर कौन से देश शामिल है। तो अगर बात की जाए हमारे पास नॉर्डिक कंट्रीज की, तो नॉर्डिक कंट्री में आपको देखने को मिल जाएगा, सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा डेनमार्क। आपको याद रखना कि डेनमार्क हमें जो है नॉर्डिक कंट्री का हिस्सा देखने को मिल जाएगा। आपको फिनलैंड देखने को मिल जाएगा, आपको आइसलैंड देखने को मिल जाएगा, इसके साथ आपको नॉर्वे आपको देखने को मिल जाएगा, स्वीडन आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए आपके पास जो डेनमार्क हो गया, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ये कंट्रीज हमें जो है नॉर्डिक कंट्रीज का पार्ट देखने को मिलेगी। तो बात की जाए हमारे में इनमें से हमारे पास नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, आइसलैंड हो गया। बात की जाए इस्टोनिया हमारे पास जो है नॉर्डिक कंट्री में हमें शामिल नहीं देखने को मिलता। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए एस्टोनिया की, तो एस्टोनिया हमें भले ही बाल्कन कंट्रीज का हिस्सा देखने को मिल जाता है, और नॉर्डिक कंट्री में आपको डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे, स्वीडन देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच सी इज नोन एज द क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, किस सागर को जो है पश्चिमी सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे सी की जिसे कि आपके क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन का टाइटल दिया जाता है, तो वह दिया जाता है आपके मेडिटेरियन सी को।
मेडिटेरियन सी को जो है आपके, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रीस और रोम की, आपके पास जो ग्रीक सिविलाइजेशन है या रोमन सिविलाइजेशन है, ये आपको मेडिटेरियन सी के आसपास इन मर्ज हुई आपको सिविलाइजेशन देखने को मिल जाती है, जिस कारण आपको मेडिटेरियन सी को, जिस कारण जो है क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी जो है कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बेनेलक्स यूनियन कंप्राइजेज विच कंट्रीज, कि जो बेनेलक्स जो संघ है में कौन से देश शामिल है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बेनेलक्स यूनियन की, तो बेनेलक्स यूनियन में जो आपको कंट्रीज देखने को मिल जाती है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी, सबसे पहले बेल्जियम देखने को मिल जाएगी, नीदरलैंड देखने को मिल जाएगी, लग्जमबर्ग देखने को मिल जाएगी। तो बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ये आपको जो है बेनेलक्स कंट्रीज का पार्ट देखने को, बेनेलक्स यूनियन का पार्ट देखने को मिल जाती है। और बेनेलक्स जो यूनियन है, बेनेलक्स जो संघ है, इसकी स्थापना आपको 1944 में, इसकी स्थापना आपको 1944 में देखने को मिलती है। और इसी को जो है, इसी को आपके यूरोपियन यूनियन का इसे जो है पूर्ववर्ती जो है संघ कहा जाता है। तो बेनेलक्स यूनियन में आपको बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच यूरोपियन कंट्री वॉज डिवाइडेड बाय द बर्लिन वॉल, कि कौन सा यूरोपीय देश जो है बर्लिन दीवार से विभाजित था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी कंट्री की जो कि आपके बर्लिन वॉल की वजह से आपको डिवाइडेड कंट्री देखने को मिलेगी, वह आपको देखने को मिलती थी आपके पास जर्मनी। जर्मनी में जो है, जर्मनी आपको 1961 से 1961 से जो जर्मनी 1989 तक जो है बर्लिन दीवार की वजह से आपको यह डिवाइड देखने को मिल जाता था, जिसके आपको जो ईस्टर्न पार्ट है बर्लिन का, आपको जर्मनी का ईस्टर्न पार्ट में आपको कम्युनिस्ट गवर्नमेंट देखने को मिल जाती थी, और इसके वेस्टर्न पार्ट में हमें जो है आपकी कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट हमें देखने को मिल जाती थी। तो बर्लिन दीवार को जो है 1989 में जो इसे जो है डिस्टर्ब जो है कर दिया गया था, यार जो है इसे जो तोड़ा गया था, ये 1989 में आपके बर्लिन दीवार को गिराया गया था। और 1961 से 1989 तक जो है हमें बर्लिन दीवार की वजह से आपको जर्मनी आपको दो हिस्सों में देखने को मिल जाता था, जिसका ईस्टर्न पार्ट जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के इफेक्ट में, और जिसका वेस्टर्न पार्ट हमें जो है कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट के इफेक्ट में देखने को मिलता था। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द आल्प्स माउंटेन रेंज पासिस थ्रू हाउ मेनी कंट्रीज, कि जो अल्प्स पर्वत श्रृंखला है कितने देशों से होकर गुजरती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास अल्प्स माउंटेन रेंज जो है, यह हमें देखने को मिल जाएगी, सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी, आपको फ्रांस में यह देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको मोनाको में आपको जो अल्प्स देखने को मिल जाएगी, इटली में आपको जो है अल्प्स देखने को मिल जाते हैं, स्विट्जरलैंड में आपको अल्प्स देखने को मिल जाएगी, आपको जर्मनी में आपको जो है देखने को मिल जाएगा ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया में आपको जो है अल्प्स देखने को मिल जाते हैं, स्लोवेनिया में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको याद रखना है कि लिटेनीज में आपको जो है अल्प्स देखने को मिल जाते थे। देखिए जो अल्प्स माउंटेन रेंज है, इसका विस्तार हमें सबसे पहले फ्रांस, मोनाको, इटली, इस्टोनिलीज जो हमने डिस्कशन किया, देखिए इसके बाद जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया और स्लोवेनिया हो गया। तो इन कंट्रीज में आपको जो है अल्प्स माउंटेन का जो है विस्तार देखने को मिलता है। तो आपके पास 8 ऐसी कंट्रीज है जहां से आपको अल्प्स माउंटेन जो है पास होता हुआ देखने को मिल जाता था। आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन यूरोप, यूरोप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सबसे मोस्ट पॉपुलर सिटी जो कि आपको यूरोप की देखने को मिल जाती थी, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा मॉस्को। तो मॉस्को जो कि हमें रशिया की सिटी देखने को मिल जाती है, तो इसे यूरोप की जो है मोस्ट पॉपुलर सिटी के नाम से जाना जाता है। और बात की जाए मॉस्को की पॉपुलेशन की, तो 1.2 करोड़ पॉपुलेशन आपको जो है ये मॉस्को की देखने को मिल जाती थी। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द शेंगन एरिया अलाउ फ्री मूवमेंट अक्रॉस बॉर्डर ऑफ हाउ मैनी कंट्रीज, कि जो शेंगन क्षेत्र है में अपने कितने देशों की सीमाओं के साथ मुक्त आवागमन के लिए जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास शेंगन एरिया की,
तो शेंगेन एरिया आपको जो है ये आपको यूरोपियन यूनियन की एक जो है इनिशिएटिव देखने को मिल जाता था, जो कि आपकी यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ है, जिसमें यूरोपियन यूनियन की आपकी 27 कंट्रीज़ जो कि आपको यूरोपियन यूनियन में देखने को मिल जाती थी, इसके ये आपके इसमें ये अलाउ करते थे अपने फ्री मूवमेंट विदाउट आपके पासपोर्ट के जो है फ्री मूवमेंट, ये 27 कंट्रीज़ के अक्रॉस जो है ये आपके शेंगेन एरिया के कारण जो है शेंगेन एरिया ऐसे एरिया को नाम दिया जाता था जो कि यूरोप के 27 कंट्रीज़ के आपके फ्री मूवमेंट को जो है अलाउ करता था। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच यूरोपियन कंट्री यूज द स्विस फ्रैंक, कि कौन सा यूरोपीय देश जो है स्विस फ्रैंक मुद्रा का उपयोग करता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी यूरोपियन कंट्री की जिसकी करेंसी हमें स्विस फ्रैंक देखने को मिलती है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी स्विट्जरलैंड एंड लिकेटनीस, जो लिकेटनीस है या लिकेस्टिन है जो है, ये आपको ऐसी कंट्रीज देखने को मिल जाएगी यूरोप की जो कि आपके स्विस फ्रैंक जो है आपकी करेंसी का इस्तेमाल करती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द रेनेसांस बिगन विच यूरोपियन रीजन, कि पुनर्जागरण जो है यूरोप के किस क्षेत्र से शुरू हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो हमें रेनेसांस जो यूरोप में आपकी जो रेनेसांस आया था, इसकी शुरुआत मानी जाती है इटली से। तो इटली का जो फ्लोरेंस जो हमारे पास शहर देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से जो है पुनर्जागरण या रेनेसांस की जो है यहाँ से शुरुआत मानी जाती है। बात की जाए हमारे पास रेनेसांस की, तो रेनेसांस जो आपके 14th सेंचुरी में यूरोप में हमें रेनेसांस देखने को मिल जाता है, जिसकी शुरुआत फ्रांस के जो है इटली के जो है फ्लोरेंस शहर से हुई थी। और रेनेसांस के हमें जो जैसे आपके पास लियोनार्डो दा विंची हो गए, माइकल एंजेलो हो गए, तो यह हमें रेनेसांस की जो है फेमस पर्सनैलिटी देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच स्टेट कनेक्ट द बाल्टिक सी टू द नॉर्थ सी, तो कौन सा जलडमरू मध्य जो है बाल्टिक सी को उत्तरी सागर से जोड़ता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी स्टेट की जो कि आपके बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से जोड़ने वाली हमें स्टेट देखने को मिलती है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी डेनिश स्टेट। तो डेनिश स्टेट जो है ये आपको जो कि आपकी कैटेगाट और जो आपके स्कैकार को जो है आपस में जोड़ती है। तो डेनिश जो है ये आपके डेनमार्क को जो है जीलैंड से जोड़ने वाली हमें डेनिश स्टेट देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी बाल्टिक सी को आपको नॉर्थ सी से आपको कनेक्ट करती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच यूरोपियन कंट्री इज नोन एज द हेक्सागन, कि कौन सी यूरोपीय देश जो है हेक्सागन कहलाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी यूरोपियन कंट्री की जिसका शेप हमें जो है हेक्सागन टाइप में देखने को मिल जाएगा, हेक्सागन जिसका हमें शेप देखने को मिलता है या जिसे कि आपके हेक्सागन का टाइटल दिया जाता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा फ्रांस को जो है हेक्सागन का जो है टाइटल दिया जाता है। फ्रांस का जो शेप जो है हमें ये आपको हेक्सागन टाइप में देखने को मिल जाती है, इसी कारण इसे जो है हेक्सागन का टाइटल दिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द यूरोजोन में ईयू की कौन सी मुद्रा उपयोग करते हैं। द यूरोजोन कंसिस्ट ऑफ ईयू कंट्रीज यूजिंग विच करेंसी। तो अगर बात की जाए हमारे पास यूरोजोन की, तो यूरोजोन में जो है आपकी यूरोजोन हमें ईयू के जो है देशों का समूह देखने को मिल जाता है, जो कि आप जो करेंसी का यूज करते हैं यूरो। तो यूरो करेंसी जो हमें 20 देश हमें ऐसे 20 कंट्रीज हमें ऐसी देखने को मिल जाती है जो कि आपकी यूरो करेंसी का यूज करती है, जिसमें आपको जो यूरोजोन के हमें जो मेंबर, जिसमें आपको जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें ऑस्ट्रिया बेल्जियम जैसे हमें 20 कंट्रीज जो ऐसे देखने को मिलेगी जो कि आपकी यूरोजोन का हिस्सा है और यूरो नाम की मुद्रा का जो है वो अपने देश में प्रयोग करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यूराल माउंटेन सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया इन विच कंट्री, कि जो यूराल पर्वत जो है यूरोप को एशिया से किस देश में अलग करते हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास यूराल माउंटेन की, तो यूराल माउंटेन जो है ये जाने जाते हैं कि यह जो है यूरोप को एशिया से सेपरेट करने वाले माउंटेन जो है हमें ये आपको यूराल माउंटेन देखने को मिल जाते हैं।
और यूराल माउंटेन जो है ये आपको मैक्सिमम जो इसका एक्सटेंशन है ये आपको रशिया में देखने को मिल जाएगी। तो रशिया की यूराल माउंटेन आपको यूरोप को एशिया से सेपरेट करने वाले हमें माउंटेन देखने को मिल जाते हैं। आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच यूरोपियन सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ कैनाल, कि कौन सा यूरोपीय शहर नहरों के शहर नाम से जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी यूरोपियन सिटी की जिसे कि सिटी ऑफ कैनाल्स भी कहा जाता है, तो ये आपके कहा जाता है वेनिस को। वेनिस में आपको 150 प्लस जो है कैनाल्स देखने को मिल जाती है। इसी कारण वेनिस को जो है यूरोप की जो है सिटी ऑफ कैनाल भी कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द अरेबियन पेनिसुला इंक्लूड विच कंट्रीज, कि जो अरेबियन प्रायद्वीप द्वीप जो है कौन से देश शामिल करता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास अरेबियन पेनिसुला की, तो अरेबियन पेनिसुला में जो हमें कंट्रीज देखने को मिल जाएगी, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी स्पेन, पोर्चुगल और एंडोरा। तो आपको स्पेन, पोर्चुगल और एंडोरा जो है ये आपको अरेबियन पेनिसुला का हिस्सा देखने को मिल जाती है। बात की जाए हमारे पास जो अरेबियन पेनिसुला है ये आपको पेरेनिस माउंटेन से घिरा हमें देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपकी जिब्राल्टर जैसी आपको जो आपको देखने को मिल जाता है। तो अरेबियन पेनिसुला में आपको स्पेन, पोर्चुगल और एंडोरा जो है देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स हेडक्वार्टर इन जिनेवा स्विट्जरलैंड, कौन सा संगठन जो है जिसका मुख्यालय हमें जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जिनेवा में जिसका हमें हेडक्वार्टर देखने को मिल जाता है, तो वह हमें देखने को मिल जाएगा इनमें से WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हमें हेडक्वार्टर है ये आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। बात की WHO के अलावा हमें जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाते हैं, वो आपको याद रखना है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हमें हेडक्वार्टर भी जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है CERN का हेडक्वार्टर भी हमें जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच यूरोपियन कंट्री हैज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी 1088, कि कौन सा यूरोपीय देश जो है अपने सबसे पुराने विश्वविद्यालय जो कि आपके 1088 का है इसके लिए जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी आपके पास कंट्री की जहाँ पे आपको सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाती है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी इटली की जो आपको जो बोल्गना यूनिवर्सिटी है। तो इटली की बोल्गना यूनिवर्सिटी आपको सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी के रूप में जानी जाती है और ये आपके 1088 में एस्टैब्लिश हुई हमें यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द नॉर्दर्न यूरोप प्लेन इज द क्रूशियल फॉर विच एक्टिविटी, कि जो उत्तरी यूरोप मैदान है किस गतिविधि के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो नॉर्दर्न यूरोप प्लेन है, तो इसका सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिल जाता है एग्रीकल्चर को लेके आपको नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन की बात की जाए तो ये आपको पोलैंड से इसका एक्सटेंशन आपको देखने को मिल जाता है फ्रांस तक। तो पोलैंड से फ्रांस तक जो आपको नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन है ये अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए हमें प्रसिद्ध देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विषेगाद्र समूह में कौन से देश शामिल है। विषेगाद्र ग्रुप इंक्लूड विच कंट्रीज। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो विषेगाद्र ग्रुप है, विषेगाद्र ग्रुप की जो हमें कंट्रीज देखने को मिल जाती है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा इसमें पोलैंड देखने को मिल जाएगा, चेक रिपब्लिक देखने को मिल जाएगा, स्लोवाकिया और हंगरी। तो आपके पास पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और हंगरी आपको ऐसी कंट्रीज देखने को मिल जाती है जिसके जो आपके सेंट्रल यूरोप की आपको ऐसी कंट्रीज देखने को मिल जाएगी जो कि आपके आपस में कॉपरेशन के लिए जानी जाती है। इसी कारण जो इनका नाम जो आपके दिया जाता है ये आपके विषेगाद्री ग्रुप जो है आपके सेंट्रल जो आपके यूरोप की कंट्रीज को नाम दिया जाता है, जिसमें आपके पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और हंगरी जैसी कंट्रीज आपको विषेगाद्री ग्रुप की जो है मेंबर्स देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा यूरोपीय देश नाटो का सदस्य नहीं है।
विच यूरोपियन कंट्री इज़ नॉट द मेंबर ऑफ नाटो। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी यूरोपियन कंट्री की जो कि आपको नाटो का मेंबर नहीं देखने को मिलता, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ये शायद क्वेश्चन थोड़ा सा ये पुराना क्वेश्चन है, तो बाकी स्वीडन भी जो हमें नाटो का या हमें 32nd मेंबर के रूप में देखने को मिल जाता था। आपके ये 2020 का आपके पास क्वेश्चन है। बात की जाए टर्की हमें देखने को मिल जाएगा, नॉर्वे, पोलैंड, ये सभी के सभी हमें जो है नाटो के मेंबर देखने को मिल जाती है। स्वीडन ने जो है आपके 2024 में जो है नाटो को ज्वाइन किया था। स्वीडन और फिनलैंड जो है हमें ये आपको लेटेस्ट मेंबर हमें नाटो के देखने को मिल जाते हैं। आपको जो है इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा इसमें करेक्शन करनी है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द ब्लैक फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, कि जो ब्लैक फॉरेस्ट जो है किस देश में स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ब्लैक फॉरेस्ट की, तो ब्लैक फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा जर्मनी में। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो आपको ये आपको माउंटेन रेंज देखने को मिल जाती है, और ब्लैक फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा जर्मनी में। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच कैनाल कनेक्ट मेडिटेरियन सी टू नॉर्थ सी, कौन सी जो नहर है भूमध्य सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी कैनाल की जो कि आपके मेडिटेरियन सी को नॉर्थ सी से जोड़ने वाली हमें देखने को मिलती है, तो ये हमें देखने को मिलती है कील कैनाल। तो कील कैनाल जो है ये आपको जो मेडिटेरियन सी को जो है ये आपको नॉर्थ सी से जोड़ने वाली हमें जो है आपके पास कैनाल देखने को मिल जाती है। तो आपके पास बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और कील कैनाल जो आपको जर्मनी में देखने को मिल जाती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच यूरोपियन आइलैंड इज द लार्जेस्ट, यूरोप का कौन सा द्वीप जो है सबसे बड़ा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास यूरोप के सबसे लार्जेस्ट आइलैंड की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन जो है हमें ये आपको यूरोप की सबसे बड़ा जो है आइलैंड कंट्री के रूप में देखने को मिल जाता है, जिसका जो आपको एरिया है ये आपको 2,09,000 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिल जाता है। तो यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड के रूप में ये आपके ग्रेट ब्रिटेन को जाना जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द रेनेसांस मैन लियोनार्डो दा विंची बिलोंग टू विच कंट्री, कि जो पुनर्जागरण व्यक्ति जो कि लियोनार्डो दा विंची है किस देश से संबंधित थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास लियोनार्डो दा विंची जो हमें एक मल्टी टैलेंटेड जो पर्सन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको देखिए आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएगी, इंजीनियर देखने को मिल जाएगी, और मोस्ट फेमस जो आपको पेंटर देखने को मिल जाएगी। बात की जाए लियोनार्डो दा विंची की, आपके मोनालिसा आपने पेंटिंग सुनी होगी, लास्ट सपर आपने पेंटिंग सुनी होगी, तो ये आपको जो है लियोनार्डो दा विंची की देखने को मिल जाती है, जिन्हें कि आपके रेनेसांस मैन के रूप में जाना जाता है। और इनसे रिलेटेड जो आपको कंट्री याद रखनी है, तो लियोनार्डो दा विंची का जो रिलेशन है ये आपको इटली से देखने को मिल जाएगा। तो लियोनार्डो दा विंची आपको इटली के जो है फेमस आपको जो है पर्सन देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए लियोनार्डो दा विंची आपको 14th सेंचुरी में आपको जो है ये इटली में जो रेनेसांस में अपनी महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द बाल्टिक सी आर, जो बाल्टिक राज्य बाल्टिक स्टेट आर, जो बाल्टिक राज्य कौन से है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बाल्टिक स्टेट की, तो बाल्टिक स्टेट में हमें जो कंट्रीज देखने को मिल जाती है, तो ये आपको इसमें देखने को मिल जाएगी एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया जो है ये हमें बाल्टिक स्टेट के रूप में जानी जाती है। बात की जाए जो बाल्टिक स्टेट है, ये सारी की सारी कंट्रीज आपको जो कंट्रीज देखने को मिलती है, ये आपको जो है यूएसएसआर का पार्ट देखने को पहले मिलती थी, और लेटेस्ट टाइम पे आपको सभी की सभी कंट्रियाँ जो है आपको नाटो यूरोपियन यूनियन के मेंबर के रूप में देखने को मिलेगी। आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच यूरोपियन एग्रीमेंट एंडेड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, कि कौन सा यूरोपीय समझौता प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे हमारे पास एग्रीमेंट की जिससे कि आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था, तो वह हमें देखने को मिल जाता है ट्रीटी ऑफ वर्सिल्स। ट्रीटी ऑफ जो वर्सिल्स है ये आपके जर्मनी पे जो आपके थोपी गई हमें ऐसी ट्रीटी देखने को मिलती है, जिसके कारण आपके जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है इसका एंड हमें देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात की जाए हमारे पास ट्रीटी ऑफ वर्सिल्स की, तो ट्रीटी ऑफ वर्सिल्स जो आपको
1919 में 1919 में आपको साइन होती हुई देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच यूरोपियन कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, कि कौन सा यूरोपीय देश जो है के पास सबसे बड़ी तटरेखा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी यूरोपियन कंट्री की जिसकी हमें लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन देखने को मिलती है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी नॉर्वे की। नॉर्वे की जो कोस्ट लाइन है ये आपके फिजॉर्ड्स की वजह से आपको सबसे बड़ी जो है या सबसे लंबी जो है देखने को मिल जाती है, जो कि आपको 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा आपको नॉर्वे की जो है कोस्ट लाइन देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आर्कोपोलिस किस शहर में स्थित है। द आर्कोपोलिस इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो अगर बात की जाए हमारे पास आर्कोपोलिस की, आर्कोपोलिस जहाँ पे आपको पार्थेनॉन टेम्पल जो है फेमस देखने को मिल जाता है, तो आर्केनोस जो है आपकी जो एक्रोपोलिस है, एक्रोपोलिस जो है आपको देखने को मिल जाएगा एथेंस में। तो एथेंस में आपको आर्कोपोलिस देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मैगलेव ट्रेन उच्चतम गति रिकॉर्ड किस देश का है। द मैगलेव ट्रेन हाईएस्ट स्पीड रिकॉर्ड हेल्ड इन विच कंट्री। तो अगर बात की जाए हमारे पास मैगलेव ट्रेन, तो मैगलेव ट्रेन जो है जो अपनी सबसे ज़्यादा गति के लिए जानी जाती है, तो और यह ट्रेन आपको देखने को मिल जाएगी जर्मनी की। जर्मनी की जो आपको ट्रांस रैपिड जो है मैगलेव ट्रेन देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी 501 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की जो है आपको इसकी स्पीड देखने को मिल जाती थी, जो कि आपकी मतलब एक प्रकार की आपकी प्रयोगात्मक गति जो है मतलब हाईएस्ट इसकी स्पीड जो है आपको 501 किलोमीटर देखने को मिल जाती थी। और मैगलेव ट्रेन जो है ये आपको जर्मनी से रिलेटेड देखने को मिलती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच यूरोपियन कंट्री इज द माइक्रो स्टेट विद इटली। कौन सा यूरोपीय देश इटली के अंदर माइक्रो स्टेट है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी यूरोपियन कंट्री की जो कि हमें एज ए माइक्रो स्टेट देखने को मिलता है इटली के अंदर, तो वो हमें देखने को मिल जाएगा सैन मोरिनो। तो सैन मोरिनो हमें जो है जो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हमें देखने को मिल जाएगी, जो आपको 301 AD की आपको डेमोक्रेसी देखने को मिल जाती है। तो जो आपको सैन मेरिनो है, तो सैन मेरिनो जो है मोनाको जो है ये क्वेश्चन देखिए, सैन मेरिनो जो है, सैन मेरिनो हमें यूरोपियन कंट्री ऐसी यूरोपियन कंट्री देखने को मिल जाएगी जो कि आपकी इटली के अंडर फॉल करती है। तो इटली के अंदर छोटा सा देश आपको सैन मेरिनो देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको यूरोपियन कंट्रीज देखने को मिल जाती है। यूरोपियन कंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द अरोरा बोरियोलिस इज द बेस्ट व्यू ऑफ विच यूरोपियन रीजन। कि जो अरोरा बोरियोलिस है यूरोप के किस क्षेत्र में सबसे अच्छी दिखाई देती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास अरोरा बोरियोलिस की, अरोरा बोरियोलिस आपको जो है या आपको मिडनाइट लाइट्स आपको अरोरा बोरियोलिस देखने को मिल जाएगी। जो आपको जियोग्राफी का कंसेप्ट में आपने अरोरा बोरियोलिस पढ़ा होगा, तो अरोरा बोरियोलिस के लिए जो आपकी यूरोपियन रीजन जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपकी लैपलैंड। तो लैपलैंड जो कि आपको नॉर्थ स्कैंडिनेवियन कंट्री का हिस्सा देखने को मिल जाता है, तो ये अपनी जो है ग्रीन लाइट या नॉर्दर्न लाइट के लिए जाना जाता है, जिसकी आपकी अरोरा बोरियोलिस कहा जाता है। और बात की जाए लैपलैंड के अलावा, आपको लैपलैंड के अलावा जो नॉर्दर्न स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपके नॉर्वे आपको फेमस देखने को मिल जाएगा। फिनलैंड और नॉर्वे जो है ये अपनी नॉर्दर्न लाइट, जिसे कि अरोरा बोरियोलिस कहा जाता है, इसके लिए आपको फेमस देखने को मिलेगी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज़ द कैपिटल ऑफ बेलारूस। कि जो बेलारूस की जो है राजधानी कौन सी है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बेलारूस की राजधानी की, तो यह हमें देखने को मिल जाती है मिन्स्क। तो मिन्स्क आपको जो है ये आपको बेलारूस की कैपिटल देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द डेन्यूब डेल्टा इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच कंट्री। कि जो डेन्यूब डेल्टा है जो कि आपको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा रोमानिया और यूक्रेन में। तो डेन्यूब डेल्टा जो है आपको रोमानिया और यूक्रेन में देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी ब्लैक सी से या बॉर्डर आपके जो साझा करता है। तो ये आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो है कंट्री देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच यूरोपियन कंट्री होस्टेड फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक इन 1896, कि कौन सी यूरोपीय देश ने जो है पहले आधुनिक ओलंपिक 1896 में मेजबानी की थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी यूरोपियन कंट्री की जिसने कि फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स की शुरुआत की थी, तो वह हमें देखने को मिल जाती है ग्रीस। तो ग्रीस का जो हमें एथेंस सिटी है, ग्रीस की एथेंस सिटी में हमें सबसे पहले 1896 में यहाँ से हमें फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक की यहाँ से शुरुआत देखने को मिलती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कैपेथ्रियन पर्वत किस देश में चाप बनाते हैं? द कैपेथ्रियन माउंटेन आर थ्रू विच रीजन? तो अगर बात की जाए हमारे पास कैपेथ्रियन माउंटेन की, तो कैपेथ्रियन माउंटेन जो हमें देखने को मिल जाते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगी रोमानिया में। आपको याद रखना है कि रोमानिया, इसके अलावा आपको याद रखना है पोलैंड और यूक्रेन। तो आपको कैपेथ्रियन माउंटेन जो है ये आपको रोमानिया, पोलैंड और यूक्रेन में देखने को मिल जाएंगे, और ये आपको जो हिस्सा देखने को मिल जाएगा ईस्टर्न यूरोप का। तो कैपेथ्रियन माउंटेन आपको ईस्टर्न यूरोप का पार्ट देखने को मिल जाएगी, जो कि आपकी रोमानिया, पोलैंड और यूक्रेन में देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज की हमारी सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ब्रेक्जिट जनमत संग्रह से यूके किससे बाहर निकला? जो ब्रेक्जिट रेफरेंडम लेट द यूके एग्जिस्ट फ्रॉम। तो अगर बात की जाए हमारे पास ब्रेक्जिट जो है आपके जो है टर्म जो यूज़ की जाती है, ये आपकी यूज़ की जाती है आपके 2016 में 2016 में जब आपके यूके ने जब आपके यूरोपियन यूनियन से एग्जिट लिया था, तो इसी घटना को नाम दिया जाता है ब्रेक्जिट का। तो ब्रेक्जिट आपको जो है 2016 में आपके यूके का एग्जिट होना आपके यूरोपियन यूनियन से, तो इसे नाम दिया जाता है ब्रेक्जिट का। और 2020 में हमें यह इम्प्लीमेंट होता हुआ देखने को मिलता है। तो जो यूके जो है ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से जो जब अलग हुआ था, तो इसी को नाम दिया जाता है ब्रेक्जिट का। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको कुछ ना कुछ हमारे लेक्चर से आज सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन के लिए आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। बात की जाए हमारे टेस्ट सीरीज में जो है आपको जनरल स्टडीज़ के अलग अलग सब्जेक्ट, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस से रिलेटेड आपको अलग अलग पीडीएफ जो है प्रोवाइड की जाती है। इसमें आपको इसमें 7500 प्लस एमसीक्यू जो क्वेश्चन की आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो है हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी टेस्ट सीरीज से, तो आप दिए गए हमारे कमेंट सेक्शन में दिए गए या आपके पास जो हमारी पीडीएफ में दिए गए आप व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।